तो आज आपका स्वागत है 2 अगस्त 2026 को। आज की हमारा जो अध्ययन चर्चा है उसका दिन 2 है, दूसरा डे है, डे 2 है। इसी के जोश के साथ हम जो अगला कक्षा 8 की जो आरबीएससी की बुक है उसका जो चैप्टर 12 है, बाल अधिकार एवं प्रमुख संरक्षण अधिनियम, इसको हम ध्यान से समझने वाले हैं और इस पर हम आपस में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ये जो अध्याय है ना, इसमें हम देखने वाले हैं कि बालक के क्या क्या अधिकार हैं और उनका संरक्षण कैसे कैसे होना चाहिए। मेनली हम क्या है, शिक्षक हैं भाई। हम अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सभी। तो शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी बालक के जीवन में जो जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को खत्म करना और बालक के जीवन को खुशहाल बनाना, यही है। इसी को हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको थ्योरी पढ़ना चालू करता हूँ और बीच बीच में जहाँ समझाने की जरूरत होगी मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बालकों पर निर्भर है। बच्चों की वृद्धि और विकास पर ही समाज और राष्ट्र का विकास निर्भर होता है। बालकों को मानव के रूप में विकसित होने का पूर्ण अधिकार है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। समाज के अन्य अलग अलग वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। ये सही है कि वे आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहता है। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति और लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ये बाल अधिकार, ये कितने अच्छे अच्छे बालक हैं और इन्हीं बालकों के साथ शिक्षक बनने के बाद में हमें डील करना है। बाल अधिकार क्या है, देखो यहाँ से ये जो दो डेट है, इन डेट से प्रश्न बन सकता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे, जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। ये 4 अधिकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन का अधिकार। क्या है ये जीवन का अधिकार? बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने, भोजन, आवास, वस्त्र पाने अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। विकास, हमारे शिक्षण का जो कार्य है ना, उसमें बालक का विकास क्या है, महत्वपूर्ण है। और बालक का विकास क्या करना होता है, 360 डिग्री करना होता है। 360 डिग्री यानी भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावनात्मक, अभी विकास कब कब होता है, यहाँ से आपके शिक्षण वीडियो में भी प्रश्न बन सकता है। भावनात्मक विकास तब संभव होता है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की देखभाल करे और प्रेम दे, सही देखभाल करे और प्रेम दे। मानसिक विकास उचित शिक्षा और सीखने के द्वारा होता है और शारीरिक विकास मनोरंजन, खेलकूद और पोषण के द्वारा होता है। सुरक्षा का विकास कैसे होता है, बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण का पात्र हैं।
प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है सहभागिता का अधिकार, यानी बच्चे उन फैसले या विषयों में भागीदार करने का अधिकार रखते हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों की आयु एवं परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। आपके विचार में बच्चों के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, उसकी एक सूची बनाइए। तो यही है बच्चों को, भाई देखो कौन कौन से अधिकार हैं। बच्चों को जीवन का अधिकार है, विकास का अधिकार है, सुरक्षा का, सहभागिता का। ठीक है। अब ये बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 आप देख लेना, ये हमारे विकासशील समाज की एक बड़ी समस्या है। क्या? बाल श्रम, यानी बालकों से उनकी क्षमता के विपरीत उनसे क्या करना, घोटा, गलीचा, दिया सलाई, पटाखा उद्योग, ईंट उद्योग, मार्बल, रंगाई, छपाई खानों में क्या कराना, काम करवाना। बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 पारित कर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर विनियमित करने का प्रयास किया है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक काम करता है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो, लिंग चयन प्रतिषेध, यानी मतलब जन्म लेने से पहले ही लिंग का जांच करना एक जुर्म है। भारत में लिंगानुपात घट रहा है, यानी बालिकाओं की संख्या कम हो रही है बालकों की तुलना में। लिंगानुपात आप जानते ही हो। इससे क्या होता है, पहले जांच कर देते थे पुराने टाइम में ऐसे ही, जिसके कारण क्या मतलब बालिका हत्या होती थी। गर्भ में ही भ्रूण कन्या को मारना एक अपराध घोषित किया गया, और अगर कोई डॉक्टर जांच करता हुआ पाया गया तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10,000 से 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। ये हत्या के आगे एकदम छोटा है। क्या आप 10 से 50,000 कोई दे देगा? 3 से 5 साल क्या है? हत्या के बदले हत्या होनी चाहिए। हम हिंसक नहीं हैं, हम शिक्षक हैं भाई। देखो, ये हत्या करना बहुत ही गलत चीज है, ठीक ना? और इसकी सजा ये बढ़ानी चाहिए। ये क्या छोटी सजा रखी है इसमें। बाल अधिकार पर हमें अभी यही पढ़ना है कि कन्या भ्रूण हत्या पर 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना। ओके, बस चलो। अब ये 1994 में एक्ट आया, ये भी ध्यान रखना, PCPNDT 1994। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देख लो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। यानी एक नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे क्या हो, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग हो। यह अधिनियम बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बाल न्यायालयों के गठन का भी उपबंध करता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास, पुनर्वास और कल्याण को बढ़ाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसमें आप देख लेना कि मैं समस्या क्या, हमको पता है छोटी उम्र में अगर शादी कर दी जाती है तो उससे क्या होता है, नहीं तो एक तो पढ़ाई रुक जाती है, एक विपरीत स्वास्थ्य पर बालिका के प्रभाव पड़ता है, सामाजिक समायोजन नहीं होता है, ठीक ना। तो मेन बातें पढ़ लेते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम यानी बंद करने का अधिनियम कब आया? 2006 में। राजस्थान में बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसकी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक है। ये गरीबी, शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता जैसे कारकों से जुड़ा है। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये जो हमने अभी समझा वही बात है। और व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की कमाने एवं समाज में योगदान की क्षमता कम हो जाती है। बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं में चिंता, सामाजिक समायोजन की समस्या, असुरक्षा की भावना और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में बाल विवाह एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए भारतीय संसद में 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित कर कानून बनाया गया, जो 1 नवंबर 2007 से लागू है।
यह अधिनियम बाल विवाह को पूर्ण प्रतिबंधित करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित की गई है। पुरुष के लिए 21 वर्ष, महिला के लिए 18। ठीक है। इस अधिनियम के तहत कानूनी आयु से कम उम्र में किए गए विवाह अमान्य होंगे और ऐसे विवाह कराने वाले एवं उससे शामिल होने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। ये अधिनियम बाल विवाह पीड़ितों को आवश्यक सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करता है तथा समाज में बाल विवाह के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। ये देख लो क्या है ये, मतलब बाल विवाह कराने या उसे किसी भी तरह से भागीदार करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये निःशुल्क वाला है। शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे का हक, बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में मान्यता दी है। लागू करने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया और इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का, बिना प्रवेश परीक्षा के आसपास के स्कूल में प्रवेश लेने और किसी प्रकार से शारीरिक दंड से मुक्त रहने का अधिकार है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व केंद्र एवं राज्य सरकारों को देता है। 8वीं तक निःशुल्क पढ़ाई होनी चाहिए। पूर्ण रूप से सरकार इसका खर्चा उठाएगी और सरकारी जो विद्यालय है उसमें कक्षा 1 या पूर्व प्राथमिक से 8वीं तक 25% गरीब और वंचित वर्ग के लिए है। और ये हम जब RT पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से पढ़ते हैं। RT जो 2009 है उसमें आपके 38 आपकी क्या है 7 अध्याय है। अभी वर्तमान में 39 धाराएं और 1 अनुसूची। पहले 38 थी लेकिन अभी 39 धाराएं। ठीक है। और RT 2011 में 29 धाराएं हैं, मतलब 29 नियम हैं। और RT 2011 में 29 नियम है जो राजस्थान की नियमावली है। धारा 38 का प्रयोग करते हुए राज्य ने अपने लिए अपनी नियमावली बना ली और इसके 10 भाग हैं। ठीक। अब देखो ये है पॉक्सो कब आता 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012। जो RT वाला है वो हम डिटेल में भी कभी चर्चा करेंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। पॉक्सो अधिनियम भारत में बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यौन उत्पीड़न, यौनाचार, यौन शोषण आदि दुराचार से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक कठोर दंड का प्रावधान है। पॉक्सो 2012 में ध्यान रखना। यह अधिनियम बच्चों के यौन अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित करता है और पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान करता है और बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को सुनिश्चित करता है। तीसरा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। ये डेट याद रखना। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। उसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिससे कानून का उल्लंघन करने वाले और अनाथ, परित्यक्त, शोषित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हैं। इस अधिनियम में किशोरों को वयस्क अपराधियों की तरह नहीं माना जाता, किंतु 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए गए गंभीर जघन्य अपराधों के मामलों में उन्हें वयस्क की तरह माना जा सकता है। इस अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है, जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। यह अधिनियम बाल कल्याण समिति के गठन यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का प्रावधान करता है, जिसका मुख्य कार्य देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जैसे अनाथ, परित्यक्त आदि के पुनर्वास और कल्याण का प्रबंध करती है। यह 2015 में है, किशोर न्याय बोर्ड। ठीक, अधिनियम 2015। NEP 2020। सबसे पहले NEP आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, और ये NEP 2020 वाली 34 साल बाद आई है। कितनी साल बाद आई है? 34 साल बाद आई। ये तीसरी शिक्षा नीति है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 21वीं सदी की पहली है। अब मैं 21वीं सदी क्यों है? जब 2000 से लेके 2001 से लेकर के 2099 तक
21वीं सदी कही जाएगी। ठीक है, जैसे जो 1901 से 1999 तक 20वीं सदी कहते थे, अब 2001 से 2099 तक 21वीं सदी कहेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आपने समझ लिया। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें एक फैक्ट और पूछा जाता है 5+3+3+4। ये अभी पाठ्यक्रम की व्यवस्था। इसमें क्या होता है भाई, 5 साल तो बच्चा जैसे 3 साल तो पढ़ता है पहले आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक, फिर 2 साल पहली और दूसरी होगी 5, यानी फाउंडेशनल स्टेज। ठीक, ये है प्रीपरेटरी स्टेज 3, तीसरी चौथी 5। ये है मिडिल स्टेज 6ठी 7वीं 8वीं। ये है सेकेंडरी स्टेज 9 10th 11th 12th। ये ध्यान रखना। और एनईपी 2020 के 5 स्तंभ है भाई, ध्यान रखना। कौन कौन से स्तंभ है? 5 स्तंभ है। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। इंग्लिश में हम कहे तो देखो 3A और EQ है, 3A क्यूब है और EQ है। देखो इस ई का मतलब है इक्वलिटी और इस क्यू का मतलब है क्वालिटी, और 3A में आता है एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, यानी हर बालक एजुकेशन को एक्सेस कर सके, हर बालक अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, और इक्वलिटी यानी समानता हो, क्वालिटी यानी गुणवत्ता हो। तो 5 स्तंभ है। 21वीं सदी के सभी कौशलों का विकास हो सके, ऐसी है 5+3+3+4 है। और जो 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो करना इसका है। और इसमें टोटल एनईपी में ध्यान रखना 4 भाग और 27 अध्याय, जिसमें पहला भाग स्कूली शिक्षा का, जिसमें 1 से 8 तक अध्याय और स्कूली शिक्षा से संबंधित है। एक अपार आईडी होती है, इसमें वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की योजना। अपार फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सभी विद्यार्थियों का 12 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। विद्यार्थियों से संबंधित समस्त अकादमिक सूचना एक ही जगह पर मिल जाएगी, जिसे अपार कार्ड नंबर से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये एनईपी है। हमने जो बातें की आप देख सकते हो कि बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, रटने की बजाय वैचारिक समझ, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच पर बल देना, ये हमने पूरी बातें कर ली है कि एक मतलब अच्छी शिक्षा होना। ये आप एक बार देख लो, पढ़ लो, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो समझ जा जाएंगी। ये पढ़ लिया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाली पढ़ लो, देखो पढ़ ली, चलो ये वाला देख लो, चलो ठीक। मैंने शॉर्ट में जो चीज़ें वो समझा दी, मेन जो आपको समझ में आनी चाहिए वो। बाकी आप देखना कौन सी शिक्षा नीति रटने पर बल देती? कोई नहीं देती, रटने का विरोध ही करेगी, समझ आधारित होगी। बाल संरक्षण के क्या क्या उपाय है देखो। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनरास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों में बच्चों के संरक्षण संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित संस्थाएं उसको सहयोग प्रदान करती। पहला, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2010। ये आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति, मतलब अलग अलग जगह हर लेवल पे समिति होती है। ये समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों, कानूनों, नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रत्येक ब्लॉक पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति। इसका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना। अब चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। अब कहोगे कि आप ये क्या पढ़ा रहे हो बेसिक। अरे भाई, जो चैप्टर में है वो पढ़नी होती है चीज़ें। एग्जाम में कभी ऐसी चीज़ें आती है जो हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो पहले ऐसी चीज़ें जो हमें कभी पढ़ी हुई नहीं है उनको ज्ञान जरूरी है, क्योंकि मूल किताबों से ही सवाल आते हैं। हमें बेसिक अब 8वीं की ज्ञान पता नहीं, और बालक पढ़ रहा है अच्छी अच्छी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, 8वीं का ज्ञान पता ही नहीं कि चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है 1098। ठीक ना, ये क्या है? राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ितों, अपेक्षित लावारिशता, देख रेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सेवाओं पहुंच सेवा
1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। ठीक है, ये आप मेन बात याद रखना। ये चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, ये 3 चीज़ें हमने बढ़ाई थी कि 360 डिग्री बालक का विकास होना चाहिए, ठीक ना, बालक का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें कह रखा है कि अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पढ़े हुए में से आए हुए नहीं है, देख लो, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है और सवाल बुक में से तो आएंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में निचली कक्षा में कितने स्थान गरीब एवं वंचित बच्चों के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये धारा 12 है आरटी की, 25% है भाई। और जो आरटी नियमावली 2011 उसका तो अलग ही, हमारा राजस्थान के नियम 10 है साई तक। ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में पुरुष और महिला के लिए, पुरुष के लिए 21 वर्ष, महिला के लिए 18 वर्ष। ये ध्यान रखना, कौन सा गलत है ये आप बताओ। बाल श्रम प्रतिषेध विनियम 1986 सही है। पॉक्सो 2012, देख रेख 2015, शिक्षक अधिकार 2009 में आया था, ना कि 2020 में। 2020 में तय नहीं पे थी, तो ये गलत है। बाल अधिकार कौन सा है भाई? जीवन का अधिकार है, विकास का अधिकार है, सहभागिता का अधिकार है। इस तरीके से 4 अधिकार है, कौन सा आप नाम बताओ। एनईपी 2020 के प्रमुख स्तंभों के नाम बताइए। 5 स्तंभ है, ठीक ना। एक तो एक्सेस है, अकाउंटेबिलिटी है, अपोर्टेबिलिटी है, इक्वलिटी है और क्वालिटी है। और ये 1994 में क्यों लागू किया गया था, PCPNDT, ताकि जो कन्या भ्रूण हत्या उसको रोक सके और जो लिंगानुपात है वो सही हो सके। और NEP 2020 में क्या है, 5+3+3+4, ये ध्यान रखना। और रटने की बजाय सीखने पर बल है। और ये 5+3+3+4 क्या, ये मैंने आपको समझाया है। और इसमें 4 भाग और 27 अध्याय हैं। पहला भाग स्कूली शिक्षा के बारे में, जिसमें 8 अध्याय हैं। तो हमने ये 20 मिनट में कंप्लीट आपकी ये टॉपिक कर लिया है। तो आज का हमारा जो डे 2 की अध्ययन चर्चा थी वो संपूर्ण रूप से अच्छे से पूरी हुई। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी अध्ययन चर्चा में।